बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे किसान भाई बहन फल, फूल, सब्जियां और पशुओं का रखते हैं खास ध्यान। और कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित उन्हें कोई भी समस्या हो तो उन सबका समाधान अपने ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में पाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जोहार योजना के तहत किसान पा सकते हैं खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि का बेहतरीन प्रशिक्षण। धान की फसल में शीघ्र करें खरपतवार एवं कीटों के नियंत्रण। कंपोस्ट निर्माण को आसान करता है प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड। झारखंड सरकार द्वारा आरंभ की गई नवीन योजनाओं में एक प्रमुख योजना है जोहार योजना। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को आधुनिक खेती की नई तकनीक, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि की बेहतरीन प्रशिक्षण दी जा रही है। साथ ही आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। धान की फसल में वर्तमान समय में खरपतवार की समस्या आती है। साथ ही फसल में तना छेदक एवं पत्तियां खाने वाले कीट लगने की आशंका रहती है, जिसका नियंत्रण समय पर नहीं करने से फसल को नुकसान हो सकता है। खरपतवार के नियंत्रण के लिए निकोनी अवश्य करें। खरपतवार का ज़्यादा प्रकोप होने की स्थिति में बूटाक्लोर दवा का घोल बनाकर फसल में इस्तेमाल बेहतर होगा। तना बेधक या पत्तियों वाले कीटों के नियंत्रण के लिए भी थ्रिपोनिल या कार्बोफुरान दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। दवा के इस्तेमाल से पूर्व किसी विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। मसालों में मिर्च हमारे झारखंड में प्रमुख रूप से उपजाई जाती है। वर्तमान समय में मिर्च की पूसा ज्वाला, स्वर्ण तेजस्वी नामक प्रभेदों की बुआई कर कृषक लाभान्वित हो सकते हैं। मिर्च के ये प्रभेद झारखंड की जलवायु और भूमि के लिए अनुकूल है। इन किस्मों के मिर्च की फसल अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी ये मिर्च के वैसे प्रभेद हैं जो झारखंड की जलवायु और मिट्टी में बेहतर उपज देते हैं। इनके 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके लगभग 80 से 100 क्विंटल हरा मिर्च प्राप्त किया जा सकता है। कद्दू, करेला, झींगी जैसी लत्तेदार सब्जियों की फसल को सड़न गलन की समस्या से बचाने के लिए लत्तर को झाड़ पर चढ़ाना चाहिए, ताकि आने वाले फलों का संपर्क मिट्टी से नाश रहे। साथ ही फूल आने के समय बोरान दवा का छिड़काव करना चाहिए, जिससे बेहतर फलन में सहायता होती है। बर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड का सहायता ले सकते हैं। ये बेड हल्के होने के कारण कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड एक बहुत ही उत्तम उपकरण है। आमतौर पर किसान कंपोस्ट निर्माण के लिए पक्के बेड का निर्माण करवाते हैं, जो इस उपकरण की तुलना में महंगा होता है, साथ ही बहुत स्थान घेरता है। इसके बनस्पत प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड बहुत सुविधाजनक होता है। हल्के होने के कारण इसे कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही, परंतु जाते जाते आपसे निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। अपने और अपने परिवार के सदस्यों को कोरोना का टीका एवं टीके का बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो पशुपालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, क्योंकि आज के समय में बकरी पालन तेज़ी से विकसित होने वाला व्यवसाय हो गया है, जिसे आप सामान्य देख रेख में भी शुरू कर सकते हैं कम लागत में। तो बकरियों में बहुत तरीके के रोग होते हैं जिनसे उनका बचाव करना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आज हम आपको जानकारी देंगे कि बकरियों में होने वाले रोग से उनका बचाव कैसे किया जाए। चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। बकरी, जिसे गरीबों की गाय भी कहा जाता है, किसानों के लिए आय बढ़ाने का सबसे अच्छा जरिया है। सामान्यतः बकरी पालन में बहुत कम खर्च आता है, परंतु यदि बकरियों को रोग लग जाए तो वह आपके लिए मुसीबत का कारण हो सकता है। इसलिए समय रहते रोगों की पहचान और उसका इलाज बहुत ज़रूरी होता है। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र गुमला में हैं और हमारे साथ है यहाँ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बकरियों में होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं तथा इनसे बचाव किस प्रकार से किया जाए। आइए डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि बकरियों में कौन कौन से रोग होते हैं तथा उनका बचाव किस प्रकार से किया जाए। यहाँ झारखंड में खास करके गुमला में PPR बीमारी और FMD, HSBQ, ये सब गोट पॉक्स ये खास करके यहाँ पर आती है। इसमें बचाने के लिए ये है कि आपको समय से टीकाकरण करवा लेना है, और अगर टीकाकरण नहीं कराते हैं तो एक भी अगर चपेट में आता है तो जितने भी घर में रखते हैं वो पूरे में फैल जाती है। और इसकी रोकथाम का मात्र एक ही उपाय है, समय पर टीकाकरण करना। और समय पर टीकाकरण कब करेंगे वो भी ध्यान देना है।
जैसे ठंडे से स्टार्ट होने से पहले आपको PPR का करा लेना है, और जैसे बरसात स्टार्ट होने से पहले जैसे मई जून में FMD कमांड का टीकाकरण करवा लेना अनिवार्य है। और गोट पॉक्स को भी बरसात स्टार्ट होने से पहले करा लेना है, जैसे जून जुलाई में आपको करा लेना है। बकरियों में PPR बीमारी सबसे खतरनाक एवं प्राणघातक बीमारी है। इस PPR बीमारी के बारे में कहा जाता है कि जिन बकरियों को यह बीमारी हो जाती है उसका बच पाना बेहद मुश्किल होता है। इसमें बकरी अपनी आँखों को हमेशा बंद करके रखती है या वह अपनी आँखें खोल पाने में असमर्थ हो जाती है। बकरी के मुंह के अंदर छाले या जख्म होने लगते हैं। बकरी के मुंह से बुरी तरह की बदबू आने लगती है। बकरियां चारा खाना बंद कर देती है। स्वस्थ बकरी को PPR जैसे रोगों से बचाने के लिए समय पर टीके लगवाते रहें। अब PPR जैसे बचाने के लिए उपाय है कि आप उसको जब देखेंगे तो उसका मुंह में घाव बन जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, 103 से 104 5 के आसपास चला जाएगा, पतला पैखाना करने लगेगा, है ना, और पूरा रोया उसका खड़ा हो जाएगा, मन से नहीं खाएगा। जब उसको छूने जाएंगे तो आराम से छूने देती है, ऐसे जो स्वस्थ रहती है वो छूने नहीं देती है। ये PPR का लक्षण हुआ। और खुरा चपका का लक्षण हुआ कि उसका पैर में घाव हो जाएगा, मुंह में मुंह से लार गिरने लगेगा और मुंह में भी घाव हो जाती है, और उसके बाद वो खाना वाना भी नहीं खाती है और एकदम सुस्त पड़ जाती है। अगर उसके पेट में बच्चा वगैरह है तो बच्चा भी मर जाती है खाना की कमी के कारण, और अगर दूध देती है तो दूध भी सूख जाती है। एक और HS हेमरिक सिप्टीसीमिया इसको बोलते हैं। ये बीमारी भी उसका शरीर में जब बरसात के स्टार्ट होता है तो उस समय उसका गाल में स्वेलिंग हो जाता है और हाई टेम्परेचर हो जाता है और पिछले पोर्शन से कपना स्टार्ट हो जाता है, उठना बैठना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद उसका पेट फूलना स्टार्ट होता है और उसके बाद अगर एक भी चपेट में आता है तो सब उसमें फैलना शुरू हो जाता है और वो मरना भी स्टार्ट हो जाता है, तुरंत टाइम नहीं देता है। लंगड़ी बीमारी में खास करके बरसात के समय भी आती है। जब ये आती है तो इसमें देखिएगा कि ज्वाइंट में जहाँ ज्वाइंट है वहाँ पे फूल जाता है और काला हो जाएगा और वो चलने में पूरा लंगड़ा के चलेगा, जिससे कि वो चलने से असमर्थ हो जाता है। और जब उसको छुएंगे तो उसका शरीर भी गर्म रहेगा, उसका माने बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाती है, 104 से 5 के आसपास चला जाता है। इसका भी हम लोग समय से अगर टीकाकरण न करें तो ये इसके चपेट में आ जाती है। अपने गॉट फार्म को हमेशा साफ और कीटाणु से मुक्त रखें। समय रहते पशु चिकित्सक से संपर्क करें। एंथ्रेक्स को गिल्टी रोग भी कहा जाता है। यह जीवाणु बकरियों के शरीर के अंदर हवा, पानी, खाना, सांस, घाव इत्यादि के माध्यम से प्रविष्ट कर सकता है। अगर हो गई है तो जिस क्षेत्र में आप चराने के लिए ले जाते हैं या जो उसके संपर्क में बकरी या जो उसको चराने वाला व्यक्ति है वो दूसरे बकरी से ना सटे, नहीं तो वो फैलते हुए वो सबकी तरफ बढ़ते चला जाएगा। जिस क्षेत्र में वो चरने के लिए जाएगा उस क्षेत्र में भी उधर से दूसरे क्षेत्र का आता है चरने के लिए तो उससे भी फैल जाता है। अगर यहाँ से मान लीजिए कोई बाज़ार लेके गए तो बाज़ार से कोई दूसरे घर में लेके गए तो वहाँ पर भी फैल जाएगा। तो इसका बचाव यही करना है कि टाइम से आप टीकाकरण करा के रखेंगे तो अगर दूसरे जगह से भी अगर हुआ वाला बकरी को लेकर आएंगे तो अपनी बकरी में फैलेगा नहीं। इक्टोपैरासाइट हो जाता है, शरीर के ऊपर में कुछ ढीला हो जाता है। वो ढीला अगर एक में हो गया तो उसके संपर्क में जितना भी बकरी है वो सबको हो जाएगा। और उसमें हम लोग साइथियोन का भी इस्तेमाल करते हैं। साइथियोन पाउडर 1 लीटर पानी में डाल करके उस शरीर को बढ़िया पोंछ देते हैं बढ़िया से, और उसके बाद आधा से 1 घंटा तक छोड़ करके फिर उसको पुनः मुंह बंद करके ही करते हैं। उसके बाद उसको फिर एकदम ले जाकर साफ़ सुथरा में धो धा करके उसको फिर वहाँ सटा देते हैं ताकि वो पानी दोबारा ना पिए। अगर वो पी लेगा तो बकरी भी मरने के चांसेस रहती है। एक दूसरा है कि आइवरमेक्टिन इंजेक्शन आती है, वो ऐसे तो 50 kg बॉडी वेट पर आपको 1 ml देना रहता है, पर हम लोग ½ ml दे करके भी उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जो इंडोपैरासाइट इक्टोपैरासाइट मतलब शरीर के अंदर में भी जो कीड़ा है, शरीर के ऊपर में भी जो खसरू वगैरह हो गया, जो बताया कि बाल झड़ जाता है, वो सब भी कवर करने लगता है। उससे वहाँ पर वो जो बैक्टीरिया है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। एक बार हर एक बकरी को एंथ्रेक्स रोग की रोकथाम हेतु टीका अवश्य लगवाएं। वहीं निमोनिया से बकरी के फेफड़े में सूजन आ जाती है। शरीर का तापमान 144 से 148 फ़ारेनहाइट चला जाता है। बकरियों के सांस लेने की गति तेज हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसी पशु चिकित्सक की राय से बकरियों को दवाओं का सेवन करवाएं।
खान पान पर उसको देखिए, बरसाती घास कुछ खराब भी होता है, जिसको भूसड़ो घास बोलते हैं। उसके ऊपर में फूल फूलती है और उसका पत्ती में ऊपर भी तरफ रोयादार होता है, नीचे भी रोयादार होता है। जो जानवर उसको खा लेते हैं उसका पेट को काटना शुरू कर देता है। काटना मीन्स कि उसका बॉडी जो अतड़ी है, वो अतड़ी से उसमें सटना स्टार्ट होता है, वो कटना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से वो पतला पैखाना वगैरह करना शुरू होता है। उससे अनेक प्रकार का बीमारी वहीं से खींचना शुरू कर देता है, जैसे डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा बकरियों में होने वाले रोग से उनका बचाव कैसे किया जाए। आशा करते हैं जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी है। हमारी दूसरी जानकारी है वर्तमान समय में हरा चारा प्रबंधन कैसे किया जाए। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो पशुपालन करते हैं, डेयरी व्यवसाय करते हैं। तो दुधारू पशुओं से अधिक दूध उत्पादन पाने के लिए उन्हें पौष्टिक आहार देने की ज़रूरत होती है। हरा चारा उनके लिए बेहद ही पौष्टिक आहार है। तो वर्तमान समय में पौष्टिक आहार मतलब हरा चारा का प्रबंधन कैसे करें, चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ पशु चिकित्सा महाविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हरे चारे का क्या महत्व है। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि हरा चारा किस प्रकार से उपयोगी है। हरा चारा पशुओं के लिए बहुत उपयोगी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में, हमारे झारखंड में बहुत सारे किसान पशुपालन से जुड़े हैं, चाहे वो बकरी पालन कर रहे हों या फिर गाय पालन कर रहे हों या फिर अन्य पशु का पालन कर रहे हैं। तो उसमें हरा चारा का बहुत ही महत्व है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी पशुपालन है उसका लगभग 60 से 70% जो खर्च आता है वो दाने पे आता है, और उस दाने को खर्च को कम करने के लिए अगर हम लोग हरा चारा पशुओं को देते हैं, दाने का खर्च कम होगा और जो हमारे किसानों को आमदनी अधिक होगी। तो हरा चारा जो है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी चीज़ है कि खास करके हरा चारा हमारे गौवंशीय पशु, जिसमें 60 से 70% टोटल जो है इनपुट या कह सकते हैं कि उत्पादन खर्च जो आता है वो चारे पे आता है। तो जो गौवंशीय पशु हैं, जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, इन सब जो पशु हैं, इन सब पशु में देखा जाता है कि पेट की बनावट अलग होती है और हरे चारे को पचाने की क्षमता उसमें ज़्यादा अधिक होती है। तो इसका उपयोग हमारे पशुपालन में करना चाहिए। और ये जो हरा चारा जो हम उसको खिलाते हैं, ये हरा चारा पशुओं के लिए काफ़ी पौष्टिक होता है। अभी आप देखते हो कि ज़्यादातर जो ग्रामीण परिक्षेत्र में वो पुआल या भूसा खिलाने के लिए उपयोग करते हैं अपने गाय के लिए या बकरियों के लिए, लेकिन इसमें ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा अधिक होती है और इसकी मात्रा अधिक खिलाने से उसमें दूध उत्पादन की क्षमता तो घटती है, साथ में प्रजनन क्षमता, बढ़ने की क्षमता, ये सब भी काफ़ी कमी आती है। तो इसको अगर हम लोग पशुओं को हरा चारा देते हैं तो दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, प्रजनन क्षमता में विकास होगा और पशु को जो किसानों को अधिक लाभ होगा हमारे पशुपालन से। हरा चारा जो है कि एक तो काफ़ी पौष्टिक होता है और इसमें विटामिन्स की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप दाना मिश्रण देते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा के लिए हम लोग बादाम की खल्ली, सरसों की खल्ली ये सब देते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है और ज़्यादा दाम होने के कारण किसान उसे नहीं खिला पाते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हरे चारे को हम लोग उस दाने के बदले हरा चारा दे सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हरा चारा में मुख्य रूप से पशुओं में जो आहार के रूप में देना है, तो वो कौन कौन सा चारा हो सकता है? जी, हरा चारा बहुत तरह का होता है। एक हरा चारा दलहनी हरा चारा कहते हैं, एक अदलहनी हरा चारा कहते हैं, बहुवर्षीय हरा चारा कहते हैं। तो दलहनी हरा चारा वैसे हरा चारा है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और ये काफ़ी पौष्टिक होता है, जैसे बरसीम, लूसर्न, कॉपी, ये सब जो हरा चारा है ये हम अपने पशुओं को दे सकते हैं काट करके और उसको उपजा सकते हैं, उसको दे सकते हैं और इसे देने से खाने का खर्च में काफ़ी कमी होता है, काफ़ी पौष्टिक होता है। दूसरा अदलनीय हरा चारा कहते हैं। अदलनीय हरा चारा जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है ज़्यादा, जैसे मकई, ज्वार, जई, ये सब जो हरा चारा है ये सब अदलनीय हरा चारा है और इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। तो दोनों तरह का हरा चारा का मिश्रण हम पशुओं को दे सकते हैं। साथ ही साथ बहुवर्षीय हरा चारा भी है, जैसे हाइब्रिड नेपियर। इसमें जो है कि एक बार आप लगाते हैं तो आप हमेशा जो है उसको आप कटिंग करते रहिए, पशु को देते रहिए, फिर से वो बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए हरा चारा उत्पादन का खर्च इसमें कम आता है और हमारे किसानों को इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये सब हरा चारा हम अपने पशुओं को खिलाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अभी हाल ही के दिन में बहुउद्देशीय हरा चारा भी आया है, जिसमें एक कटिंग तो हरा चारा का होता है,
उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, तो उससे ग्रेन्स जो अनाज होता है उससे उसका भी उत्पादन होता है। तो अभी जैसा देखा जाता है कि हरे चारे की जो हमारे किसानों के बीच जो है ज़मीन की कमी हो रही है, तो बहुउद्देशीय हरा चारा का प्रचलन बढ़ रहा है। और ये जो हरा चारा जो है हम अपने पशुओं को देते हैं तो उससे हमको ज़्यादा फ़ायदा होता है, साथ ही साथ जो अनाज का उत्पादन जो होता है वो भी मिलता है। तो बहुउद्देशीय हरा चारा भी हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। हरा चारा देने की बात जब करते हैं हम अपने पशुओं को, तो हरा चारा मुख्य रूप से जो हम देते हैं वो हम लोग पूरे शारीरिक भार का 10वां भाग हम हरा चारा दे सकते हैं। जैसे कोई पशु अगर 400 किलो का है तो उसको हम लोग 40 किलो हरा चारा दे सकते हैं। अगर कोई पशु जो है कि 300 किलो का है तो 30 किलो तक हरा चारा हम उसको उत्पादन में दे सकते हैं, खिलाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जी सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी हैं जो हरा चारा की अनुपलब्धता के कारण इस टाइप से जो दाना मिश्रण वगैरह जो बोलते हैं वो देते हैं। जी, तो क्या अगर हरा चारा मिल जाए तो क्या दोनों को थोड़ा थोड़ा मात्रा में दिया जा सकता है? जी, दाना के साथ हरा चारा हम लोग दे सकते हैं। दाना मिश्रण के साथ हरा चारा देना भी काफ़ी अच्छा होता है और दाने की मात्रा हम लोग दे सकते हैं, उसमें हरा चारा हम लोग मिला करके दे सकते हैं। जी सर, अगर हमारे किसान भाई हरा चारा उपजाना चाहें तो कौन कौन सा हरा चारा उपजा सकते हैं? हरा चारा उपजाने के लिए जैसा मैंने बताया कि दलहनी, अदलहनी, बहुवर्षीय हरा चारा हमारे किसानों को उपजाने के लिए उपलब्ध है। दलहनी में बरसीम, लूसर्न, कॉपी उपजा सकते हैं। अदलहनी चारे में मक्का, जई, ज्वार, ये सब हरा चारा अब हमारे किसान भाई उपजा सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि रबी फसल भी होते हैं, खरीफ भी होते हैं हरे चारे में। रबी में खास करके देखा जाता है बरसीम और जई, ये रबी में लगाते हैं। इसका लगाने का सितंबर अक्टूबर में आप लगा सकते हैं और ये अप्रैल तक हरा चारा देती है। उसी तरह से खरीफ जो है हम जून में लगाते हैं तो अक्टूबर नवंबर तक हमें हरा चारा उससे उपलब्ध हो सकती है। तो मौसम के आधार पे भी दे सकते हैं, पोषण के आधार पे भी हरा चारा दे सकते हैं। जिसमें प्रोटीन की मात्रा दलहनी में अधिक है उसको आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ हरा चारा लगाने के लिए जैसा कि अभी देखा जाता है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो ज़मीन के मेड़ पे लगा सकते हैं, जो बचे हुए ज़मीन है उसमें हरा चारा लगा सकते हैं। तो ये हरा चारा थोड़ा सा भी अगर हरा चारा आप लगाते हैं तो हमारे जो पशुओं को काफ़ी पौष्टिक मिल जाता है, पौष्टिक आहार मिल जाता है। और जो भी पोषक तत्व की कमी है, जो दाने में है पोषक तत्व की कमी या सूखा चारा आप दे रहे हैं उसके साथ आप हरा चारा मिलते हैं, तो संतुलित आहार हमारे पशुओं को मिलता है, जिससे उसमें पशुओं में दूध उत्पादन और जो है उसकी शारीरिक क्षमता, प्रजनन क्षमता में बढ़ोतरी होती है और किसानों को ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर हम सामान्य रूप से कहें कि अगर जो दुधारू पशु है तो बहुत सारे किसान तो दाना भी देते हैं, तो दाना देने में और हरा चारा देने में दूध में कितना अंतर आता है? जी हाँ, हरा चारा देने से देखा जाता है कि यदि हम हरा चारा देते हैं तो हरा चारा में देने से पहला चीज़ जो है प्रजनन क्षमता में तो विकास होता ही है, साथ ही साथ दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होती है और दूध में चर्बी की मात्रा, जैसा अभी देखते हैं गाँव में जो हमारे किसान भाई दूध बेचते हैं तो उसमें फ़ैट नापा जाता है कि जिसका फ़ैट अधिक होता है उसमें दूध का दाम अधिक होता है। तो अगर आप उसके आहार में हरा चारा आप सम्मिलित करते हैं तो इसमें देखा जाता है कि फ़ैट की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, चर्बी की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, दूध की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। तो उसमें हरा चारा आप दूध जो वैसे किसान जो कम खर्च में दूध उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, दूध की क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो हरा चारा को उसमें अवश्य सम्मिलित करें। और हरा चारा कितना देना है ये हमारे किसान भाई कभी कभी पूछते हैं कि कितना हरा चारा दे सकें। तो पहला चीज़ है कि हम हरा चारा शारीरिक भाग के 10वां हिस्सा तक किसी पशु को दे सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि साथ ही साथ आप सूखा चारा भी मिला करके दें। और हरा चारा जो हम दे रहे हैं तो बहुत सारे किसान दाना मिश्रण देते हैं, तो वो बताते हैं कि दाना को कितना कम करें, हरा चारा को कितना बढ़ाएं। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि प्रति 1 किलो दाना 10 किलो लगभग 8 से 10 किलो हरा चारा के बराबर होता है। यानी अगर आप 8 से 10 किलो हरा चारा देते हैं तो उससे हमारे किसान को जो 1 किलो दाना के खर्च को कम कर सकते हैं। 1 किलो दाना को कम करके 8 से 10 किलो आप जो है कि हरा चारा दे सकते हैं। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसे लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान
का सपना सच हो, जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव की हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।